बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह सादिया और आज आप ब्रंच टॉक में हमारे साथ हैं लाल हवेली में। ये इमारत और इसकी मशहूरी जो है उसे हम सब वाक़िफ़ हैं। ये मारूफ़ है और इसमें निस्बत है शेख रशीद साहब से, जो कि एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक हैं और सरगर्म हैं। और शेख रशीद को कौन नहीं जानता, लेकिन अब शेख रशीद के साथ साथ उनके सियासी जानशीन शेख राशिद शफीक भी रावलपिंडी से और यहीं पे शेख साहब के हल्के के साथ ही NA60 से, जो कि हनीफ अब्बासी का हल्का था, मुंतखब हुए मेंबर नेशनल असम्बली। आजकल वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं मिनिस्ट्री में। और इस हवाले से आज हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पर लाल हवेली आए हैं। तो मिलते हैं उनसे और जानते हैं शेख राशिद शफीक के बारे में। रावलपिंडी के इलाके में लाल हवेली से कौन वाकिफ़ नहीं, और लाल हवेली की मकीन शेख रशीद साहब से तो हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ ही हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अब उनके सियासी जानशीन, उनके भतीजे भी सियासत में मौजूद हैं, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं एंटी नारकोटिक्स मिनिस्ट्री में, और उसके साथ साथ मेंबर नेशनल असम्बली है। उनका हल्का भी ये पिंडी का हल्का, जहाँ पे आज हम उनके साथ मौजूद हैं लाल हवेली में। और शेख राशिद शफीक साहब, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर दावत देने के लिए और मिलने के लिए। बड़ी मेहरबानी। सो कितना दुरुस्त है कि सियासी जानशीन हैं आप शेख रशीद साहब? 100% दुरुस्त है जी, कि बचपन से लेके और यहाँ तक पहुँचने तक मैं तकरीबन शेख रशीद अहमद साहब के साथ रहा हूँ। और उनकी जितनी 1985 में तो मैं छोटा ही था, लेकिन आप अमली सियासत में ये कह सकते हैं सन 2002 में आया। लेकिन उनके ऊपर जब क्लाशनकोव का केस बना इसी लाल हवेली के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो रावलपिंडी डयाला जेल में कैद थे 7 साल के लिए। उस केस को सारा परस्यू किया, लोअर कोर्टों से लेकर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, और भालपुर जेल, फिर यहाँ से लोगों को लेके जाना, लेके आना। उसके बाद अमली सियासत में सन 2002 यहाँ पर जहाँ पर आप तशरीफ़ रखती हैं, यहाँ से कौंसलर का इलेक्शन लड़ा। और उस वक्त मैं नाज़म का उम्मीदवार था स्टूडेंट कौंसल से, और इलेक्शन लड़ा, वो मैं जीता। वो आप मेरी पहली सीढ़ी कह सकती हैं। लेकिन ये है कि मैंने वो तमाम सीढ़ियाँ जो स्टेप हैं वो एक MNA बनने तक चढ़ के इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। बाद लोग तो पैराशूटर हैं जो कभी ज़िंदगी में कौंसलर मुंतखब नहीं हुए, और वो MNA और MP हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में 5 इलेक्शन लड़े हैं, 4 जीता हूँ, 1 हारा हूँ, और सारी ज़िंदगी शेख रशीद अहमद साहब की सियासत को फॉलो किया। ठीक है, शेख साहब का जो एक कमाल है वो उनकी शोला बयानी, जो उनको मुनफरद करती है। और हमेशा उनको, जैसे कहना चाहिए ना, मीडिया में भी और अदरवाइज़ भी उनकी तकारीर की वजह से और खिताबात की वजह से बड़ी अहमियत हासिल रही है। तो आप समझते हैं आप मैच कर सकते हैं उनकी इस एबिलिटी को और इस स्किल को? देखें जी, घर में जब 2 पीर हो ना तो फिर बड़े पीर की चलती है। तो शेख रशीद अहमद साहब इस तक बड़े पीर हैं, और उनकी पूरी सियासी स्ट्रगल है। और वाकई ये बात दुरुस्त है कि लोग उनको सुनते हैं। और आज मीडिया में जितनी रेटिंग उनकी है, पाकिस्तान में किसी की नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि शेख रशीद अहमद साहब वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में। मैं शहर के हवाले से जो होता है उस वक्त उन हालात के मुताबिक तो अपनी सियासत ठीक कर रहा हूँ। लेकिन मेरी भी ख्वाहिश होती है कि मैं भी चैनल्स के ऊपर जाऊँ और वहाँ पर टॉक शो में बैठूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब घर के सारे अफराद ही चैनल के ऊपर बैठना शुरू हो जाएं तो फिर हल्के की खिदमत कौन करेगा। आपका जो पहनावा है और अंदाज़ है वो भी बड़ी हद तक शेख रशीद साहब से मुशाबे, यानी उसी तरह से आपने भी डाला हुआ मफलर, उसी तरह से कोट। तो ये आपके अंदाज पे भी उनकी छाप है। वो सिगार बड़े शौक से पीते हैं, तो क्या आपने भी कुछ ऐसा रखा हुआ है? सिगार का शौक नहीं है मुझे, और हल्की फुल्की स्मोकिंग कर लेता हूँ, लेकिन वो सिगार का शौक नहीं है। वो शेख रशीद अहमद साहब की ड्रेसिंग जो है, वो उनका जो मफलर है वो तो पूरे पाकिस्तान में बड़ा फेमस है, पहनते हैं। मैं भी कोशिश कर लेता हूँ थोड़ा सा कि चलें इस किस्म की ड्रेसिंग करने से थोड़ी सी बंदे की शख्सियत उभर के बाहर आ जाती है अपने हल्के में, शहर से बाहर। बहरहाल सियासत को मैं उनकी फॉलो करता हूँ, कपड़े वगैरह या उनकी ड्रेसिंग को इतना फॉलो नहीं करता। क्या चीज़ है उनकी सियासत में जो कि आपके सियासत में उनकी मैंने फॉलो किया जी कि खिदमत की सियासत है।
मेरे साथ तो शेख रशीद अहमद साहब का नाम है। शेख रशीद अहमद साहब ने जब सियासत शुरू की 1985 में, ये पिछले लाल हवेली की बैक साइड में हमारा आबाई घर है, कोई नाम नहीं था उनके साथ। मेरे दादा दादी जो वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब एक गरीब घराने से ग्रास रूट लेवल से उठे और आज पूरी पाकिस्तान के पूरी एशिया दुनिया में उनका नाम है। और उन्होंने उन हालात में मेहनत स्ट्रगल करके मेंबर कौमी असम्बली बने, कौंसलर से लेके मेरे साथ। तो मैंने आपको पहले बताया कि शेख रशीद अहमद साहब का नाम मंसूब है। उनकी खिदमत की जो सियासत है मैं उसको फॉलो करता हूँ। उन्होंने शहर में 60 से ज़्यादा तलीमी अदारे बनाए, 3 यूनिवर्सिटियाँ बनाई, हस्पताल बनाए, और वही चीज़ लेकर मैं इन 3-4 सालों में आगे चला हूँ। मैंने भी उनकी ये खिदमत की सियासत को आगे लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज रावलपिंडी शहर वाहिद एक ऐसा शहर है पूरे पाकिस्तान में जो लिटरेसी में नंबर 1 है। और आज जो हमने एक पौधा लगाया था जो तना व दरख्त बनकर इस शहर में ये तलीमी इदारे हैं कि हम 28वें नंबर पे थे ज़िले के अंदर। अब जो डिस्ट्रिक्ट 6ठे नंबर पर है, लेकिन रावलपिंडी शहर नंबर 1 है इस वक्त। बिल्कुल सही। अच्छा, कितना मुश्किल था इलेक्ट होना, क्योंकि हनीफ अब्बासी भी बड़े कोर्ट में भी केस गया, वहाँ से भी उनका जो है वो फैसले आए। सो ये भी कहा गया बड़ी हद तक कि आपको जितवाने के लिए बड़ी जोर लगाया गया। शेख रशीद साहब ने बड़ा इसमें ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब ये इलेक्शन हो रहे थे सन 2018 के, तो जिस हल्के से मैं ये साथ, अब ये जहाँ पर आप बैठी हूँ ये शेख रशीद अहमद साहब का हल्का है, और सामने वाली जो यूनियन कौंसिल है वो मेरा हल्का है। और मैं सारी अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है NA62 की शेख रशीद साहब के हल्के में कर रहा था, और शेख रशीद साहब NA60 में कर रहे थे। और इलेक्शन फैसला भी यही हो गया था कि दोनों हल्के हमने जीतने, और जीतने के बाद जो एक हल्का ज़िमनी होगा उसमें मुझे इलेक्शन, क्योंकि मेरी सारी जो हल्का मुझे मिला उसमें तो मैं कभी ज़िंदगी में गया ही नहीं था, स्पेशली शकरियाल की 10 यूनियन कौंसिल, कैंट के इलाके। और जब ये फैसला आया, उस फैसले में हमारा तो कोई अमल दखल नहीं था, उन पर इल्ज़ाम लगा हुआ था, उस इल्ज़ाम को वो फेस कर, अभी भी वो सज़ा याफ्ता है, उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिला हुआ है। शेख साहब हमेशा हुकूमत में रहे और 17 से ज़्यादा वजारतें हैं जो कि उनके पास रह चुकी हैं, इंक्लूडिंग अभी जो वजारत दाखिला है। सो आप क्या समझते हैं, आप अपना सियासी प्रोफाइल उस लेवल पे देखते हैं? मेरे तो 4 साल हैं, और पहले मेरी भी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश तो है, एक दफ़ा मैंने शेख रशीद अहमद साहब से इज़हार किया कि आप मेहरबानी करें, जितनी मैं खिदमत करता हूँ तो मुझे अगर एजुकेशन का कोई स्पेशल ओहदा दे दिया जाए तो मैं इससे बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। तो एक घर में एक ही वजीर हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकते। लेकिन मैं जहाँ हूँ खुश हूँ कि ये भी मेरे पे अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैं आज इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कौमी असम्बली में जाकर लोगों के मसाइल हल कर। ठीक है, तो अवामी मुस्लिम लीग के साथ ही वाबस्तगी रहेगी या कभी? देखिए जी, मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया तो उससे पहले मैं अवामी मुस्लिम लीग का कारकुन था, अहदेदार नहीं था। मैंने कलम दवात के ऊपर अपनी इस यूनियन कौंसिल से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, और उस वक्त पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शहर में एक सीट भी नहीं जीती, बाद मैं मुंतखब हुआ अपने ग्रुप के साथ और 1000 की लीड के साथ मुंतखब हुआ, जबकि पूरी पंजाब गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ, तमाम वजीर इन्हीं गली मोहल्लों में धक्के खा रहे थे कि किसी तरीके से शेख रशीद के भतीजे को शिकस्त देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ। और जब ये फैसला हुआ था इमरान खान साहब के साथ शेख रशीद अहमद साहब का कि दोनों हल्के जीतने के बाद ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर जो इलेक्शन होगा उसमें बैट के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो वो फिर जब दोनों हल्कों में से एक शेख रशीद अहमद साहब जीत गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेख रशीद अहमद साहब का इत्तेहाद था, और फिर मैं बैट के ऊपर इलेक्शन लड़ा और जीता। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, उनके कारकुन की हैसियत से पार्टी के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या मसाइल हैं अहम इस हल्के के जिससे कि आप इलेक्ट हुए हैं? लेकिन जी, जब मैं यहाँ पर आया इस अपने हल्के में तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर तो पानी का मसला था, गैस का मसला था। आज अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी शहर में 80% आप कह सकते हैं दोनों हल्कों में लोगों को गैस मिल रही है। पानी का मसला, क्योंकि जो बेल्ट मुझे मिला था उसमें शकरिया, स्पेशली शकरियाल की 10-11 यूनियन कौंसिलें, अभी CM पंजाब ने मेहरबानी की है, एक 60 करोड़ रुपये की स्कीम दी है, उस हल्के को भी पानी मिलने जा रहा है। यूनिवर्सिटी नहीं थी मेरे हल्के में, मकानिसा गर्ल्स कॉलेज को शेख रशीद अहमद साहब की वसातत से, उस्मान बुज़दार साहब की वसातत से यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया। हस्पतालों के मसले थे, छोटे छोटे मैंने 2-4 हस्पताल भी बनाए हैं, स्पेशली क्या नाम है ये रहमताबाद के अंदर, कॉलेज के अंदर मल्टीपर्पज़ हॉल नहीं थी, बेटियाँ इतनी पढ़ लिख गई थी, कमरे हमारे पास कम थे, और एक कॉलेज के अंदर अगर 800 की गुंजाइश थी तो 2-2 हज़ार बेटियाँ एजुकेशन हासिल कर रही थी। 2 अरब रुपये की लागत से इन दोनों हल्कों के अंदर मैंने एक्स्ट्रा ब्लॉक बना के उनको दिए हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल बना के दिए हैं। अभी आपको एक मल्टीपर्पज़ हॉल मेरे हल्के में अभी 1.5 करोड़ से मुकम्मल हुआ है कि वो बेटियाँ जो अपनी सालाना सरगर्मियाँ ओपन ग्राउंड में बैठकर वो काम किया पढ़ती थी, वो इन हालों के अंदर बैठ के अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करती हैं स्कूल की, कॉलेज की। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे शेख रशीद साहब से जब इंटरव्यू था उन्होंने कहा कि नाला लई जो है उसका काम हो रहा है, उनकी ख्वाहिशात में से एक है,
सो ये कितना ज़रूरी है आप समझते हैं, और यहाँ पे कहाँ तक प्रोग्रेस हो चुकी है, और शेख रशीद साहब तवातर के साथ इस हल्के से मुंतखब होते रहे, तो क्यों आपके ख्याल में अभी तक ये मामला जो है देखिए जी 2005 में जब 6 में इसका हमने जनरल मुशर्रफ को लियाकत बाग में लेकर आए, उस वक्त शहर का मैं मेयर था और ये 17 रुपये का प्रोजेक्ट था और 17 किलोमीटर का ये रोड था, सवां से लेकर IG प्रिंसिपल रोड तक इसको जाना था। लेकिन इसको इसलिए बंद कर दिया गया 10 सालों में कि इसका नाम शेख रशीद एक्सप्रेसवे जो है मुशर्रफ ने लियाकत बाग के जलसे में रखा, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 5-10 साल इनका दौरे इक़्तिदार था, 5 साल तो इन्होंने इस पर लगा दिए कि इसका नाम ख़त्म किया जाए शेख रशीद एक्सप्रेसवे। हमने कहा ख़त्म करें, नवाज शरीफ एक्सप्रेसवे रखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक्सप्रेसवे रखें, लेकिन बनाएं। लेकिन इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इन्होंने इसको ख़त्म ही कर दिया। जो पिछला टर्न्योर था शहबाज शरीफ साहब का 10 साल का, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म ही कर दिया। अब दोबारा आके जो 17 रुपये का मंसूबा था हमने इसको ज़िंदा किया। हालांकि उस वक्त भी हमने काम शुरू करवा दिया था, मरीड हसन से FW को ठेका अलाट हो गया था, मशीनरी आ गई थी और सड़कों पर काम होना शुरू हो गया था। अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उस्मान ज़रदार साहब का और शेख रशीद अहमद साहब का, कि 60% इसका जो हल्का है वो मेरे हल्के से भी ये सड़क गुजर के आती है। अब 105 अरब रुपये की लागत से ये बनने जा रहा है और इसका PC1 अप्रूव हो गया, एक्नेक से इसकी अप्रूवल हो गई है और कम से कम महीना या 1.5 महीने की बात है, इंशाल्लाह ताला इसका एक बहुत बड़ा जलसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आकर इसका इफ्तिताह करेंगे और हम एक दफ़ा फिर हम इसको शुरू करवाएंगे और हम कोशिश करें उन इलाकों में शुरू करवाया जाए जहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं है। पहले 6000 कनाल जगह रिक्वायरमेंट थी जो हमें लोगों से हमने लेनी थी, उसको 6000 से हम 600 कनाल पे ले आए ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। और उन लोगों का वजीफ़ा भी मुकर्रर कर रहे हैं, उनको कैटेगरी A के तहत पैसे भी देंगे और कोशिश करेंगे ये दोनों तरफा, क्योंकि हर साल 10-12 साल बाद जब भी शहर में मानसून की बारिशें होती हैं तो सैलाब की बहुत बड़ी तबाहकारियाँ, लोगों का बिजनेस तबाह हो जाता है। मरी रोड के ऊपर अगर आप आएँ तो देखें जो पीक आवर्स है हमारे, घंटों में जलील होना पड़ता है। इस मेट्रो कोई हल नहीं था कि ये मेट्रो का पैसा लई एक्सप्रेस पे लगाते, तो मेरे ख्याल से अब ये इंशाल्लाह ताला जब ये बनेगा मरी रोड का 70% जो ट्रैफिक का भाव इस रोड के ऊपर आएगा। मरी रोड के लिए लोग फैज़ाबाद इस्लामाबाद जो इस्तेमाल करते थे वो भी इस रोड को इस्तेमाल करेंगे और जो सैलाब से हमारी ताजिब बरादरी का शहर में नुकसान होता था वो भी हमारी 100-200 साल के लिए जान छूट जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आपने अपने हल्के में कुछ मसरूफियात जो है उसका भी किया हुआ है सिलसिला, तो हम आपको लेके वहाँ पे चलेंगे। अच्छा शेख राशिद साहब, आपने शेख साहब के बचपन का तो सुना है, अपने बचपन के बारे में नहीं बताया कि आपका बचपन कैसा था? हमारा बचपन तो भापड़ा बाजार में हमारा घर था, जॉइंट फैमिली सिस्टम थी जी, और दादा दादी मरहूम के साथ ही शेख रशीद साहब का जो पब्लिक सेक्रेटरी था वो घर के नीचे हुआ करता था, हम ऊपर रहते थे। वाले साहब हमारा जो बिज़नेस है वो छांगा मांगा में हल्दी का जी, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी प्रदेश में ही वहाँ पे कारोबार के लिए 17 साल की उम्र में वो मेरे दादा के साथ छांगा मांगा चले गए थे और सारा बचपन जो है इन्हीं गली मोहल्लों में शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में गुजरा है जी। अच्छा, तो घर में ये कब तय हुआ कि आप सियासी जानशीन होंगे शेख रशीद साहब के अमंग अदर मेंबर्स? और कौन? शेख रशीद अहमद साहब की जो मरूसी सियासत के खिलाफ थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, मुझे ये बातें सुनना पड़े कि जी के जैसे चाचे के बाद भतीजा, बाप के बाद बेटा, मामू के बाद भांजा। अच्छा। और वो उन्होंने सारी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट सियासत की और उनके जहन में भी नहीं था कि उन्होंने ये भी सोचा हुआ था कि मेरे बाद ख़ानदान में कोई सियासत में नहीं आएगा। लेकिन मुझे बचपन से सियासत का शौक था, उनको देख के, क्योंकि घर में एक सियासी एक्टिविटीज़ हो रही हों, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो। पब्लिक सेक्रेटरी तो 1985 में ये बना लाल हवेली, उससे पहले 87 में 2 साल घर में ही रहे। और शेख रशीद साहब की सारी सियासी तकरीबात में उनकी गाड़ी में मैं छुप के पीछे जो डिग्गी क्रूजर टैप होती थी बैठ जाया करता था। कभी किसी चौक में उनको पता लगना कि मैं बैठा हूँ, मुझे गुस्से से तार देते थे कि घर जाओ। फिर जलसे जुलूस जो तरीके चलनी उसमें भी मैं उनके साथ साथ आगे पीछे। जब सन 2002 का वक्त आया तो उस वक्त ये मैंने आपको बताया, जब काउंसलर के लिए मैंने मुंतखब इलेक्शन लड़ने के लिए सोचा, मैं उस वक्त नाज़िम का उम्मीदवार था, शेख साहब रेलवे के वजीर थे, तो मैं मोहल्ले से रोज 3-4 बुजुर्गों को भेज दिया करता था। शेख साहब उनको नहीं सुनते थे, कहते ये नहीं हो सकता, सिफारिश के लिए कि ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर वो जब मोहल्ले का असरार आया तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपने काउंसलर का इलेक्शन लड़ना है किसी के ज़रिए, वो भी बराह रास्त नहीं, तो आप लड़ लें। तो
अदरवाइज मैं चेयरमैन और नाइब चेयरमैन का टिकट आपको नहीं दे सकता। ये पहली मेरी सियासत की सीढ़ी थी। अच्छा, शेख साहब एक्नॉलेज करते हैं कि आप हल्के को इतना वक्त देते हैं जिसकी वजह से वो जरा कौमी सियासत में और मीडिया पे ज्यादा रह सकते हैं। देखिए जी, करते हैं। उनको इन 3-3.5 सालों में मैंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मासवाए चंद एक लोग जो उनके पुराने वोटर सपोर्टर हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर उनको मैसेज कर देते हैं कि जी हमारा फलां काम है, राशिद साहब ने नहीं किया, तो वो मुझसे अगले दिन सुबह मॉर्निंग में सुबह 8-8:30 बजे पूछ लेते हैं कि यार ये बंदे का मुझे फॉरवर्ड करते हैं, उस पर पूछते हैं कि ये क्या मसला है इसका। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये काम जायज़ नहीं है, तो फिर मुझे कहते हैं आपने हमेशा जायज़ काम करना है, जायज़ काम नहीं करना। अच्छा, आपके बाकी फैसलों पे कितने असरअंदाज होते हैं शेख रशीद साहब? आप इंडिपेंडेंटली कोई फैसला पॉलिटिकली लेना चाहें या ज़ाती ज़िंदगी में, तो वो पूछ के करना पड़ता है? मैंने कभी कोई ज़ाती फैसला किया ही नहीं जी। मैंने हमेशा अपना बड़ा शेख रशीद अहमद साहब को समझा, मेरे फैसले भी वो करते हैं। अच्छा। और मैंने हमेशा उनके फैसलों को माना है। और कभी कभार हो जाता थोड़ा सा, जो ये पाकिस्तान, एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जब शेख साहब का इत्तेहाद हो रहा था, तो आज मैं पहली दफ़ा आपको ये चैनल को कहना चाह रहा हूँ कि मैं उस वक्त चौधरी निसार साहब भी शेख रशीद अहमद साहब के किसी एक मेरे और शेख रशीद साहब के जॉइंट दोस्त के ज़रिए राब्ते में थे। अच्छा। और वो चौधरी निसार साहब चाहते थे कि शेख रशीद साहब दोबारा मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लें, और उसमें मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से सुलह हो जाए। तो वो मसला ये आ रहा था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लाल हवेली नहीं आना चाहते थे, और शेख रशीद अहमद साहब को कह रहे थे कि थर्ड जगह पे आपसे बैठ के मुज़ाकरात करते हैं और हमजा शहबाज को हम लाल हवेली भेज देते हैं। तो शेख साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता, और अगर आना होगा तो इनको लाल हवेली आना होगा, तो वरना अदरवाइज कोई ऐसे। और फिर जब शेख साहब ने तरीके इंसाफ के साथ अपने मुज़ाकरात किए, और जब उन्होंने उस रात को आके मुझे बताया, उसका मुझे नहीं पता था। अच्छा। इमरान खान साहब के साथ शेख रशीद अहमद साहब की जब मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल से। अच्छा, वो पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि हलकों को फंड मिलने के हवाले से बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं, तो आपको भी अपने हलके में फंड्स की दस्तयाबी का कोई मसला है? ये अल्लाह का बड़ा मेहरबानी है कि मेरे साथ शेख रशीद अहमद साहब हैं, और इन 3-3.5 सालों में जितने पैसे इमरान खान ने स्पेशली हल्का ने 60 और 62 में दिए हैं तरक्याती कामों के हवाले से, अभी भी हमारे काम गली महल्ले की सतह को तो आप छोड़ दें, हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वही अरबों रुपए के हैं। बिल्कुल से। आपको लगता है कि अगर शेख रशीद ना होते तो भी आप सियासत में होते और तब भी आपका सियासी कदोकामत जो है वो यही होता? ये नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि शेख रशीद ना होते तो शायद मैं सियासत में ना होता। और मेरी कामयाबी का राज भी शेख रशीद अहमद साहब है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ऑन करता हूँ। और ये जितनी हल्के में डेवलपमेंट हो रही है, खुदा के इधर और भी बड़े MPA शहर में बने हुए हैं, लेकिन उनका एक सिंगल उन्होंने कमरा आज तक नहीं बनाया। ये जितने पैसे मंसूबे, मैं शेख साहब के जहन में भी होता है, मैं भी उन्हें बताता हूँ, लेकिन ये इतनी बड़ी अमाउंट लाना शेख रशीद अहमद साहब का काम है, मेरे बस का काम नहीं था। मैं इतने बड़े पैसे नहीं ला, गली महल्ले की सतह पर तो ले आता 10, 15, 20, 25 करोड़ रुपए जो मिलता है, लेकिन अरबों रुपया अगर इस शहर में आ रहा है तो वो खुदा के बाद शेख रशीद अहमद साहब की वजह से। बिल्कुल सही। अच्छा, शादी जो आपकी हुई उसमें भी शेख साहब का अमल दखल था? उनकी पसंद नापसंद से तायन फैमिली हुआ? में मेरी शादी हुई जी, और मेरे मामू के घर हुई, और मेरी जो दादी मरहुमा वो चाहती थी कि मेरी शादी जो मेरे ताया के घर हो, और मेरी दादी मरहुमा 2, 4, 5, 6 दिन के लिए नाराज़ होकर मेरे ताया का घर था कोटरा दा किशन, वहाँ पर चले गई। तो फिर मुझे शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि जी उनकी थोड़ी सी मर्जी शामिल थी, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ये अपनी मर्जी की करना चाहता है तो इसको करने दें। फिर मैंने अपनी मर्जी की लव मैरिज की अपने मामू के घर। अच्छा, ठीक तो है। माशाल्लाह वो कामयाब है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा शेख साहब, तारुफ कराएंगे कौन कौन है घर में? जी ये मेरी मिसेज है अमरीन राशिद जी,
ये मेरा बड़ा बेटा जी शेख मोहसिन राशिद, ये बैरिस्टर कर रहा है, इसका दूसरा साल है। अच्छा माशाल्लाह। और ये शेख मोहसिन राशिद मेरा दूसरा बेटा है जी, ये अभी FA फर्स्ट ईयर या FA में एजुकेशन हासिल कर रहा है जी। ठीक है। साथ ये मेरी भतीजियाँ बैठी हैं जी, फातिमा है, आतिका, ये तीसरा मेरा बेटा जी शेख इब्राहिम राशिद, और सदैमा बैठी है, और ये भी मेरी छोटी भतीजी है, इसका नाम है रायमीन। हैया 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 और रायमीन दो मेरी भतीजी। बिल्कुल सही। अच्छा तो भाभी, अच्छा शेख साहब ने बताया है शादी के बारे में, तो शेख साहब ने ही पसंद किया था आपको या आपकी तरफ से भी हाँ थी? नहीं जी, जाहिर है दोनों की तरफ से थी। हाँ जी, प्रपोज शेख साहब ने किया था, तो हाँ जी मेरी तरफ से भी हाँ थी। आपकी तरफ से भी हाँ थी, तो फिर फड्डे तो बहुत थे लड़ाई में जी शादी में। हाँ? जी वो तो जाहिर है होते हैं। ये शादी नहीं हो सकती है तो क्या क्या मुश्किलात थी जो फेस की आपने? मुश्किलात तो शेख साहब को, जो सच्ची बात है, राशिद साहब को नहीं फेस की है, मैंने तो नहीं फेस की। बच्चों में से कौन सा फेवरेट, मैं बताऊं, ये आपका फेवरेट है ना जी। और ये अब्बा के फेवरेट है। नहीं, ये मोहित साहब सबके फेवरेट हैं जी। अच्छा वही और सबके मोहसिन फेवरेट। साहब, आजकल वो इब्राहिम सबका फेवरेट है। अच्छा आप इब्राहिम मेरा आजकल जब ये छोटे होते हैं फेवरेट, और बड़े जब पढ़ने कॉलेज चले जाते हैं, मैं भी लाल हवेली चले जाता हूँ, इसके साथ ज्यादा टाइम गुजरता है सुबह और शाम को जी। ठीक है। ये अच्छा मेरे कमरे में होता है। अब्बा कितने सख्त हैं, मारपीट कितनी करते हैं? क्यों खुद तो वो कहते हैं हमें तो पड़ी हुई है, तो वो फिर मारपीट तो नहीं करते, पर सख्ती बहुत है। सख्ती बहुत। बहुत है अरे किस बात पे सख्ती होती कि है? बाहर नहीं जाना, बता के जाना है, लेट नहीं होना, 10 बजे से पहले सारे घर हो, और बता के हर जगह जाओ। अच्छा घर में कितना शेख साहब का रोब दबदबा और अपनी बात मनवाना चलता है शेख राशिद साहब का? जी घर में तो राशिद साहब की चलती है। हाँ जी, राशिद साहब का ही है रोक तो हाँ जी ज्यादा। तो मतलब आप नहीं चलाती जवाबन अपनी के? नहीं मैं नहीं ऐसे करती नहीं। आप? हाँ जी, जो शेख साहब कहते हैं ये ऐसे। अच्छा तो शेख साहब की पसंद से ही शॉपिंग होती है, उनकी पसंद से खाना बनता है, उनकी पसंद से सारे नहीं काम नहीं, सबकी पसंद से, खाना सबकी पसंद से। खाना हाँ सबकी जी, पसंद है। साथ शॉपिंग में मैं हाँ कोई जी। इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, ये खुद ही करते हैं। शॉपिंग जो इनकी डिमांड होती है, मेरा काम है वो पैसे चैसे इनको दे देता हूँ। ज्यादा ये तीनों अपनी वालदा के साथ अटैच हैं, वालदा के साथ ही, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता। तो एक इतवार का दिन होता है, वो 3 या 4 घंटे मैं घर में गुजारता हूँ, सुबह 11-12 बजे तक। ठीक है। फिर उसके बाद गमी खुशी में मसरूफ हो जाता हूँ, सुबह 9 बजे निकल। लेकिन ज्यादा ये वालदा के साथ अटैच है, वालदा ही इनकी सारी जरूरियात पूरी करती हैं। ठीक है। तो कभी आपने भाभी शिकवा नहीं किया कि इतनी मसरूफियत कोई हमारे लिए वक्त ही नहीं? नहीं, जब से दरअसल हमारी शादी हुई है तब से राशिद साहब मसरूफ ही हैं ज्यादा, तो इस वजह से कहने का आदत हो गई है। तो मैंने कभी शेख साहब को तंग नहीं किया कि आप टाइम नहीं देते या ऐसे, लेकिन ये जरूर है कि संडे को जरूर टाइम देते हैं। अच्छा आपको भी सियासत में आने का शौक और इरादा है, और अब्बा की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल है? नहीं यार, सच तो अभी कुछ भी नहीं। अभी तो स्टडीज हमने कैरी करनी है आगे, और अभी लॉ को ही आगे देखेंगे। अगर अल्लाह ने वसीला बनाया तो देखेंगे इंशाल्लाह कि पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं जाना? सोचेंगे, बट अभी कुछ इतना फोकस नहीं। अभी फोकस नहीं है, नहीं, लॉ ही करना है। लॉ ही करना। और आपने? नहीं, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। आप क्या करेंगे फिर? बिजनेस हमारा इसको कारोबार का शौक है जी। अच्छा। ये बस इसको मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ाता हूँ जी। ये बस मैं ऐसे कहता हूँ ग्रेजुएट 14 जमातें कर ले, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब की दुकान है गंज मंडी में, मैं भी वहाँ पर बैठा हूँ, मेरे भाई भी वहाँ पर बैठते हैं। तो ये ज्यादा दिलचस्पी कारोबार में रखता है। इब्राहिम साहब, अब्बू या अम्मी में से डांटता कौन ज्यादा है अभी? डांटा कौन है आपको? पापा। बाबा? पापा पहले मुझे अच्छे लगते हैं, पापा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? पापा मुझे प्यार करते हैं। और मामा नहीं करती? मामा मारती रहती है मारती रहती है, और बाबा जो है मुझे प्यार करते हैं। सही। अच्छा ये आप लोग चचा जो हैं वो किस तरह से आप लोगों के लिए चूड़ियाँ वूड़ियाँ लेकर आते हैं, कोई तोहफे शोफे लेकर आते हैं कि नहीं? मैं भतीजे से पूछना है, आप बता दो। नहीं, बहुत अच्छा है, लविंग है, केयरिंग है, पंचुअल है। हमें बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हमें हर संडे हम लोग जाते हैं आउटिंग पर राशिद बाबा के साथ। अच्छा शेख साहब, मुझे लगता है आपने अपनी वो खानदानी रिवायत को इस तरह से जारी रखा है। बिल्कुल जी, हमारे घर भी नज़दीक है, और इतवार के रोज़ मैं कोशिश करता हूँ इब्राहिम के साथ, अपनी ये 6 भतीजी हैं मेरी, 4 और 2 6 जी। अच्छा। तो इनको ये 2 तो बड़ी हैं, वो नहीं जाती, मेरे से बड़ा है, तो वो एक मेडिकल में है,
इनको मैं 3-4 घंटे के लिए यू पार्क लेके जाता हूँ जी। अच्छा। वहाँ पे झूले शूले लेते हैं, नाश्ता नुश्ता वहाँ पे कर लेते हैं। 10 बजे वो खुलता है, 10 से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक कोशिश करता हूँ घर एतवार को उनको 2-3 घंटे के लिए ले जाऊँ, फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ। फिर उसके बाद निकल जाते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, आपको भी कभी तयाबू ने मारा है, कोई डांटा हो, कोई कभी लगा लगू भी दी हो? नहीं। कभी भी नहीं? नहीं कभी। ये कैसे हो सकता है कि उनको गुस्सा ही ना आता हो? इनके साथ नहीं है जी। इनके साथ नहीं? इनको तो खुद मैं एक दिन पहले तैयार करता हूँ जी, रात को इनको मैं फोन कर देता हूँ कि सुबह इतने बजे आपने रेडी रहना है। तो फिर मौजन का क्या कसूर है कि सारा गुस्सा जो है वो उसके ऊपर निकल रहा होता है? वो तो ये बड़े हो गए हैं जी, बस चेक एंड बैलेंस होना चाहिए बस। इनको कहता हूँ टाइम पे, ये यूनिवर्सिटी में जाता है, वो कॉलेज में जाता है जी। अच्छा। तो मैं कभी कभार चेक कर लेता हूँ पूछ के कि टाइम पे घर आ गए हैं कि नहीं आ गए। फिर आज रात को मैं जल्दी आने वाला आदमी हूँ, मैं 9 साढ़े 9 बजे तक अपनी तमाम मसरूफियात ख़त्म कर देता हूँ। मेरी वालदा बीमार है, वालिद साहब भी मेरे साथ रहते हैं। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब जो है जब तक मैं घर ना आ जाऊँ ना जी, उस वक्त तक सोते नहीं हैं। और हम 4 भाई हैं, मैं अक्सर उनसे शिकवा करता हूँ कि 3 भाई आपके बेटे हो रहे हैं, वो चाहे सारी रात को घर ना आए, आपको कोई फिक्र नहीं। तो वो कहते हैं कि तू मेरे साथ रहता है और जब तक तेरा दरवाज़ा उनका और मेरा दरवाज़ा साथ साथ है जी। तो वो दरवाज़ा खुला रखते हैं, जैसे ही मैं 9 साढ़े 9 बजे आऊँ तो फिर उसके बाद वो सोते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तमाम एक्टिविटीज़ ख़त्म करके 9 साढ़े 9 बजे तक घर आ जाता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा भाभी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी सास ससुर भी साथ ही हैं और आप जैसे शेख साहब की पसंद से उन्होंने शादी की थी, तो मुश्किल नहीं हुई एडजस्टमेंट में? फैमिली तो आपकी अपनी थी, उन्होंने बताया मामू की बेटी थी आप, मैं फिर भी कि अपनी पसंद से की है तो अब थोड़ा सा ज़रा नहीं फरा शुरू में तो हुई थोड़ी सी, जाहिर है। हाँ जी, हर फैमिली का अपने घर का अंदाज होता है, रहता थोड़ी सी पहले शुरू में हुई है, लेकिन उसके बाद जल्दी एडजस्ट हो गई, क्योंकि फैमिली में हम लोग दोनों कजन्स हैं। आना जाना था, मतलब कम आना जाना था, ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। ठीक है। और लड़ाई झगड़ा कितना करते हैं? लड़ाई झगड़ा पहले होता था, अब नहीं होता, अब कम। और अगर हो जाए लड़ाई झगड़ा तो मनाना किसने होता है? वो मेरा काम है। वो आपका काम है। जी, मनाना मेरा काम है। ठीक है। तो जल्दी मान जाते हैं या फिर नखरे वखरे करते हैं? कभी जल्दी मान जाते हैं फौरन, हाँ जी, कभी थोड़ा से नखरे करते हैं, कभी अड़ भी जाते हैं। हाँ जी। अरे क्या चीज़ है जो आपके ख्याल में शेख साहब के लिए, मतलब उनके लिए बहुत अहम है, राशिद साहब जिसको बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में? राशिद साहब अपनी फैमिली में बस ये है कि मतलब मेन तो राशिद साहब का बच्चों की वजह से है कि चाहते हैं कि मेरे बच्चे वेल एजुकेटेड हो जाएं। हाँ जी, बस और कोई ऐसा नहीं है घर में। तो ठीक है। सियासतदान अमूमन एक से ज़्यादा शादियाँ भी करते हैं और छुपा लेते हैं, कभी आपको राशिद साहब पे ये शक या वहम हुआ और ये डर लगा हो? नहीं, मेरी ऐसी आदत नहीं है फरा, मैंने कभी इन पे शक नहीं किया। अच्छा शेख साहब, मतलब जैसे आपने खुद बताया और भी बेटे हैं, लेकिन वालिदैन को आपने अपने पास रखा है, ये उन्होंने पिक किया कि हमारा ये वाला बेटा हमने इसके साथ रहना है, ये नहीं, ऐसा नहीं। मेरे तीनों भाई बहुत अच्छे हैं जी। पहले हमारा वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था भापड़ा बाजार में, जो घर था, हम चारों भाई रहते थे। हम अब तीनों भाई इसी गली में रहते हैं। और वालदा मेरी बड़ी सीरियस बीमार है और मैं बिल्कुल वो कोमे में है, मैं भी आपको मिलाता भी उनसे। बस मैं अल्लाह ताला से उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ कि काफ़ी उन्होंने तकलीफ देखनी है। और मेरी वालदा जब भापड़ा बाजार में रहती थी ना जी, कम अज़ कम उन्होंने, हालांकि वो भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मिडिल पास होंगी, लेकिन उन्होंने महल्ले की बेटों को, बेटियों को कम से कम 100-150 के लगभग बच्चे उनको कुरान की तालीम दी। अच्छा। और वो रेगुलर बच्चों बेटियों को बुलाकर अपने घर कुरान पढ़ाते थे। और जब ये फैसला करने का वक्त आया, वालदा उन्होंने भी फिर मेरी तरफ ही झुकाव किया। और मुझे भी खुशी है कि वालिदैन मेरे साथ रहते हैं। वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके साथ वालिदैन, मैंने उनके साथ उम्रा भी किया, हज तो नहीं किया, वालदा के साथ 1-2 दफ़ा उम्रा किया, वालिद साहब के साथ 1-2 दफ़ा उम्रा किया। अब वालिद साहब मेरे ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, लेकिन 75 साल उनकी उम्र है और आज के दिन भी अपने गाँव छंगा मंगा में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। अच्छा। वो घर में आराम से नहीं बैठ सकते। हालांकि उनको मैं कहता हूँ कि आपकी बड़ी एज हो गई है, हर भाई इंडिपेंडेंट हो गया, अपने अखराजात बर्दाश्त कर लेता है, मैं भी कर सकता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है बहरहाल। लेकिन वो कहते नहीं कि जब तक मैं हूँ मैं कारोबार करूँगा। और मुझे और आसिम साहब को उन्होंने 6 महीने हुए आज़ाद किया है। बहरहाल मेरी फैमिली का सारा खर्चा मेरे वालिद साहब उठाते हैं। अच्छा, तो मौजन फिर आप क्यों सियासत में जाना चाहते हैं? वालिद साहब ने जैसे बताया, फिर तो मुझसे ही पैसे मांगना पड़ा करेंगे हमेशा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि पॉलिटिक्स में ही जाना है। बेसिकली जो मेरी फील्ड है लॉ, उसका पॉलिटिक्स से एज वेल बहुत ताल्लुक है कि केसेस वगैरह होते हैं तो फैमिली में एक लॉयर की कम से कम ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली में
कोई ऐसा सच लॉयर नहीं है हमारे, तो इस फील्ड में इस तरीके से मैं बाबा या बड़े अबू को सपोर्ट करूँगा। अच्छा, बड़े अब्बू कहते हैं आप शेख रशीद साहब को, आइडियल कौन है, अब्बा या बड़े अब्बा? दोनों हैं, दोनों को एक जितना ही प्यार करते हैं, जिस तरह उनके साथ है उसी तरह इनके साथ है, क्योंकि आगे उनका कोई बेटा वगैरह है नहीं, तो हम सब फैमिली मेंबर ही उनके बेटे हैं। ठीक है। अच्छा, डांटते वो कितना है आपको? नहीं, वो उन्होंने तो कभी नहीं डांटा, बाबा वगैरह को डांटते हैं, बट हम बच्चों को तो कुछ भी नहीं करते, सबको साथ ही लेके जाते हैं अक्सर महीने में, बट बाबा जरा हाथ सब पे तेज रखते हैं। बाबा जरा सब पे हाथ तेज रखते हैं। अच्छा, ये बाबा की जो है ना वो एक जिसे कहते हैं अथॉरिटेटिव फादर की खुसूसियात हैं। हाँ शेख साहब, आप समझते हैं कि बच्चों को जरा सख्ती के साथ? मेरे भाई भी मुझे समझाते हैं जी, और बस मैं इनकी बेहतरी के लिए करता हूँ। मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं रोज़ाना ऐसे सैकड़ों केस लाल हवेली में सुनता हूँ, देखता हूँ। वालिदैन आगे मुझे बच्चों के मिलते हैं, स्पेशली बेटों के मिलते हैं, बेटियों के मिलते हैं, लोगों के बड़े मसाइल हैं। और मैंने आबदा हसैन का एक इंटरव्यू सुना था, और उसने कहा कि 18 साल से लेके 24 साल, और वो जो अल्लामा इकबाल की बहू है, उसका नाम भूल गया, नासरा जावेद वो साहिबा। उसने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पता नहीं यूनिवर्सिटी तक अपने बेटों को छोड़ के आती थी, हालांकि मैंने इनको मैट्रिक तक वालदा इनकी छोड़ के आती थी, अब आके इनको गाड़ी शाड़ी लेके दी है। उसने कहा था 18 से लेके 24-25 साल तक आप अपनी औलाद को हर सहूलत दो, लेकिन देखो शेर की आंख से। और यही 5-6 साल है, और मैं इस नज़र से देखता हूँ, ये 22 साल का हो गया, 2 साल हो रहा है, और जब इनकी शादियाँ हो जाएंगी ये आज़ाद है फिर। और यही 3-4 साल मैंने अगर इनकी अच्छी तरीके से तरबियत कर ली, जिस तरीके से हमारे वालिदैन ने किया, तो आगे सब अच्छा ही अच्छा है। तो अगर इन्होंने भी कहा कि अब्बा जी शादी अपनी पसंद से करनी है? ज़रूर, मैं ऐसा कोई मसला, मैं तो अभी भी आपके चैनल के जरिए कहता हूँ कि ये ग्रेजुएशन मुकम्मल करे और ये भी अपने लॉ मुकम्मल करे। मैंने अपनी मिसेस को कहा हुआ है कि इनकी मर्जी है, हमें कहेंगे हम हाजिर हैं, ये कहेंगे तो ये, जिस तरीके से मेरी तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं। आपकी तरफ से भी ओपन वो है, आज़ादी है। आपके हाल में लव मैरिज एक बेहतर हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है जी, उसमें अब डॉक्टर ने हमारी शादी पर कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी लगा दी है। जो मेरा बेटा इब्राहिम जी, ये जब पैदा हुआ, ये पैदाइशी सुन नहीं सकता था, अच्छा, और अब मैंने इसका ट्रांसप्लांट वो कोपलेट करवाया, वो ये आला इसको लगा हुआ है। और इसी तरीके से मेरे 2 बड़े भाई की कज़नों में जो शादियां थी, एक मेरा भतीजा अब्दुल्ला फोत हो गया, उसको भी वो हीमोफीलिया की प्रॉब्लम थी, और मेरी भतीजी को भी। तो अब मेरे 2 भाइयों की शादियां बाहर हुई। खानदान में तब कोई शादी हो ही नहीं सकती, और डॉक्टर ने सख्ती से पाबंदी लगा दी है कि आप खानदान में कोई मैरिज नहीं कर सकते। इस वजह से सब शादियां बाहर ही करते हैं। इब्राहिम के बाद मोइस की भी, आसिम की शादी भी हमने बाहर की, और आमिर की भी। बिल्कुल सही, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है गुफ्तगू में आपकी हाईलाइट हुआ है कि कज़न मैरिज। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि ये नस्ल दर नस्ल जो काम चलता है, वो जिनके बच्चे हैं, जिनकी औलाद, मैं अपने बड़े भाई को देखता हूँ, उसकी तकलीफ, उसके 2 बच्चे चले गए। मैं अपने बेटे की जो तकलीफ है, माशाल्लाह ये तो डिसेबल तो नहीं, सुनता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, लेकिन कई ऐसे मैं कह सकता हूँ जाहिलाना काम है कि डॉक्टर कह देते हैं, खुदा ना खासा एक ऐसी स्टेज आ जाती है, अगर आप नहीं मानते तो आपके घर डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं। तो ये कज़न मैरिज ख़त्म होनी चाहिए। और ये मेडिकल जो हमारी हिस्ट्री भी ये कहती है, हिंदुस्तान में कज़न मैरिज नहीं, आपको पता है, ये पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में है, और बाद में वालिदैन को बड़ी तकलीफ उठाना पड़ती है। तो मेरे ख़ानदान में 1-2 प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसके बाद हमने पाबंदी लगा दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फैसला किया आपने। आए, मैं आपको अपनी वालिदा के साथ मुलाकात करना चाहूँ। मुलाकात तो नहीं, बस आप देख सकती हैं, बोलती नहीं है वो बेचारी। अम्मी जी, ये मेरी वालिदा है जी, बेचारी बीमार है। अम्मी, थोड़ा सा आकर कर कॉलेज जहाँ पे इनॉग्रेट किया है शेख साहब ने, एक बड़ा हॉल, मैं देख रही थी, बड़े रसान के साथ बेटियों का और बेटियों की तालीम का जिक्र कर रहे थे। मुझे अंदाज़ा होता है कि शायद बेटी की कमी को महसूस करते। कभी जिक्र किया उन्होंने कि बेटी नहीं है या बेटी होनी चाहिए? जी, कभी कह देते हैं, हाँ जी, कि बेटी होनी चाहिए। हालांकि सच्ची पूछे कमी तो कभी भी महसूस नहीं, क्योंकि ये हमारे साथ होती हैं बच्चियाँ, हाँ जी, लेकिन ये है कि कभी कह देते हैं कि एक बेटी भी नहीं होनी
चाहिए। एक बेटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ ना कि उनके वो रिसांस से। अच्छा शेख साहब, कितना मुश्किल होता है एक पॉलिटिकल शख्सियत होने के नाते वो उस तमाम एक्टिविटी को साथ लेके चलना, साथ अपनी फैमिली को टाइम देना और क्वालिटी टाइम देना और लुक आफ्टर करना? देखिए, जब ये मोज़न मोइज छोटे थे उस वक्त तो कोई मसला नहीं था। अब ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में, स्कूल तक मेरे लिए इतने मसाइल नहीं थे, सियासत अच्छे तरीके से हो जाती थी। अब टाइम उनको तो नहीं दे सकता, या पाकिस्तान तो इन्होंने क्या देखना है। 1-2 मरतबा इनको मैं यूरोप या उम्रे पे लेके गया हूँ। बहरहाल अब ये कोरोना आ गया, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम होता है और मैं सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ घर से और 9 साढ़े 9 बजे तक मैं लाल हवेली में मौजूद होता हूँ। इतवार को कोशिश करता हूँ, लेकिन उनको इतवार को छुट्टी होती है, वो ज़्यादा सो के अपना टाइम पास करते हैं कि उनके पास छुट्टी होती है। और मैं फिर इसी को इब्राहिम को थोड़ा ज़्यादा टाइम देता हूँ, उनको टाइम नहीं देता। उनकी ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान से बाहर जाएँ। अब मैं साल प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन फिर आपको पता है कि ये तीसरी चौथी लहर आ गई है कोरोना की, उस वजह से प्रॉब्लम होगी। बहरहाल जिस तरीके से टाइम देना चाहिए फैमिली को, उस तरीके से मैं टाइम नहीं दे पाता था। बिल्कुल सही। अच्छा, खासी सादगी के साथ घर के सारे मामला जो है उनको आप मैनेज करती हैं, खुद काम करती हैं, खुद कुकिंग वगैरह? शेख साहब के काम खुद करती हैं, जो खाना पीना खुद बना के देती हैं? जी जी, हाँ जी, कुकिंग मैं खुद करती हूँ। हाँ जी, ठीक है। और शेख साहब के भी काम। अच्छा, तो कहते हैं कि शेख रशीद साहब को तो हमने देखा है बड़े शौकीन है सीरी पाए और पता नहीं मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो राशिद साहब के भी शौक इसी तरह के? नहीं, राशिद साहब शौकीन तो हैं फरा, लेकिन ये डाइट पे होते हैं ज़्यादा, मतलब कम खाते हैं। हाँ जी, इन चीज़ों के शौकीन तो हैं, सीरी पाए, मतलब इन चीज़ों के, पालक गोश्त की, इन चीज़ों के, निहारी के, लेकिन खाते कम हैं। सारा दिन में सारा दिन मीटिंगें होती हैं जी। अगर आप 10-12 मीटिंग अटेंड करें या 10-12 प्रोग्राम अटेंड करें सुबह से लेकर शाम तक, कहीं आपने चाय पी ली, कहीं आपने जूस पी लिया, छोटा छोटा लेकर वो सारी डाइट रात तक पूरी हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा खाना कम ही खाता हूँ। जो शौक तो मुझे भी है पाँव का, ये क्या नाम है, ओजरी का या निहारी वगैरह का, महीने में 1 आधी मरतबा खा लेता हूँ। लेकिन पराठा शराठा नहीं खाता, बाकी ये सारे घर वाले खाते हैं, मेरे बेटे भी खाते हैं, मेरी मिसेज भी खाती हैं देसी घी का सुबह। ठीक है। अक्सर जब ये बना रही होती हैं तो मैं कहता हूँ वाह भी पंजाबी कहना ताड़ियाँ हो जाए, तुसी खाओ। तो मुझे कम से कम 1.5-2 साल हो गए मैंने पराठा नहीं खाया। अच्छा। और अपने सामने पकते देखता हूँ, लेकिन मैं सुबह एक कॉफ़ी का कप लेता हूँ और 2 अंडे बगैर दर्दी के 1 आधा बिस्कुट खा के मैं निकल जाता हूँ। लेकिन दिन में छोटी छोटी मीटिंग के तक, हालांकि हाइकिंग पे भी जाता हूँ मैं, हफ्ते में 2 मरतबा सुबह एक्सरसाइज भी फजर की नमाज के बाद 1 घंटा मैंने मशीन रखी हुई करता हूँ। बहरहाल बाज़ आप कह सकते हैं ना कि लोग ऐसे होते हैं उनको पानी भी लग जाता है। मेरा उसमें मैं जितनी मर्जी डाइटिंग कर लूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने 15 kg वज़न अपना कम किया। अच्छा। मैं 125-26 kg पे चला गया था, अब मैं 110 kg पे हूँ। 9-10 पे अपने आप को रखता हूँ। बिल्कुल सही। चलिए, ये सवाल भी भाभी से ही पूछने का है। कहते हैं कि शेख बड़े कंजूस होते हैं, तो ये शेख राशिद साहब पे ये बात कितनी लागू होती है कि ये जेब से पैसे नहीं निकालते? नहीं, कंजूस नहीं है। कंजूस साहब नहीं, कंजूस नहीं है। ये इस बात की तायद और कौन कौन करेगा? तायब कितने कंजूस हैं? कंजूस नहीं है। कंजूस नहीं है, जरा समझदार है पैसों के मामले में। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को खुले पैसे से ऐसे कराते हैं। खुले पैसों से ऐशी कराते हैं। अच्छा, बाकी सब भी जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। शेख साहब? नहीं, मेरा तो पर्स ही सामने पड़ा होता है जी। और आज मजे की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी जिंदगी में पैसे गिन के अपने पर्स में रखे नहीं। मैं आके अपना पर्स रात को इधर रख देता हूँ जी। कोई निकालता तो नहीं है, लेकिन जितनी जिसको ज़रूरत होती है, अल्लाह की मेहरबानी भी है मुझ पर। और पैसा मेरे पीछे है, मैं पैसे के पीछे नहीं हूँ। मुझे कभी जितना अल्लाह ने दिया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ज़बरदस्त तरीके से गुजारा करता हूँ, किसी से मांगना नहीं पड़ता। भाई भी मेरे बड़े ज़बरदस्त हैं, वो भी मुझे खर्चा भेजते हैं, वो भी कारोबार, उनको पता है ये सियासत में करता है। तीनों भाई मेरी मदद करते हैं, वालिद साहब भी मेरी मदद करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर कोई कारोबार नहीं करता, बिल्कुल 24 घंटे सियासत ही करता हूँ। अच्छा, आप भी अब्बा की तरह ये मफलर डालना, कोट और ये स्टाइल कॉपी करते हैं, कभी पहनते हैं? हम तो यूनिवर्सिटी जाना होता है, शलवार कमीज तो पहनते ही बहुत कम है अक्सर। बस अगर कोई बाबा के साथ कहीं जाना हो या कोई इवेंट वगैरह हो तब शलवार कमीज और मफलर वगैरह पहन लेते हैं, बट रेगुलर नहीं पहनते। ये आपका एक तरह से ना खानदानी वो जैसे सियासी एक ड्रेस कोड बन चुका हुआ है, तो उसके साथ। अच्छा, कितना मसला संगीन है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में ड्रग्स का? क्योंकि आपके वालिद जो हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, एंटी नारकोटिक्स स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है, एंटी नारकोटिक्स मिनिस्ट्री, तो आपके हाल में मसला कितना संगीन है? नहीं, मसला तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा आम हो गए।
मतलब यूनिवर्सिटीज में पता होता है, सबको पता होता है कि ये कर रहा है, ये लड़का हाँ ये यहाँ से कर रहा है, लेगी। यहाँ से दे रहा है, बट हमारी पुलिस को उस लिहाज से कुछ नहीं पता होता। तो यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा आम है। इवन के पहले तो ये लड़के करते थे, अब मतलब दो सोसाइटी के दोनों हिस्से ये करने लगे। बिल्कुल, लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल इक्वली दोनों कर रहे हैं ये चीजें, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है, उन्हें खुलेआम कर रहे हैं। तो आप तो नहीं इस तरह की चीजों में एक्टिविटीज नहीं नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी जाता हूँ, डायरेक्ट इधर आता हूँ। मामा को पता है मेरा पैकअप टाइम, उस टाइम कॉल आ जाती है कि घर पहुंचे नहीं, तो मेरा 5 बजे का टाइम है, मैं घर होता हूँ रेगुलर। ठीक है। अच्छा शेख साहब, ये जैसे मुअज़्ज़म बता रहे हैं, आप खुद इस मिनिस्ट्री में हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, कितना चैलेंजिंग है इस? लेकिन ये हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं अभी भी। हमने तमाम यूनिवर्सिटियों और स्कूलों के जो बड़े बड़े हैं उनके प्रिंसिपल साहिबान के साथ मीटिंग की है। हमारी जो खुफिया एजेंसियों के लोग हैं वो भी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों, मसला ये है कि वालिदैन को भी अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और जब आजकल आपको पता है एक ऐसी मेडिसिन है कि जो माफिया वो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर वो बच्चे ही बच्चों को जाकर वर्गलाते हैं कि आप ये मेडिसिन लें, आपको सारी रात नींद नहीं आएगी और आपके जो पेपर हैं वो बड़े अच्छे तरीके से होंगे, आपके टेस्ट की तैयारी। वालिदैन बड़े खुश होते हैं जी, बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है, सारी सारी रात जाग रहा है। आपको पता पत्थरों के ऊपर भी इंसान को नींद आ जाती है। और जब वो उनको पता, हमने इस किस्म की 1-2 माह के नाम पर ऐपें भी लॉन्च किए हैं और उसके ऊपर लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप अपनी औलाद के ऊपर नज़र रख। अगर वालिदैन हकीकी, मैंने हुकूमत का काम तो है, हमने कई बड़े ऑपरेशन किए हैं, कई यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे माफिया को पकड़ा है, लेकिन हम आपके चैनल से वालिदैन से दरख्वास्त करते हैं, स्पेशली जब आप मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक अपने बेटों बेटियों पर नज़र रखें, यूनिवर्सिटियों पर नज़र रखें, उनकी नींद के ऊपर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें। अगर आपको इस किस्म की कोई इतलात मिलती हैं तो हमारे से रब्ता करें। जो हमारे पास इतलात आती हैं, हमने बिल्कुल एक्सरसाइजें की हैं और हमारी जो स्पेशल फोर्स है नारकोटिक्स की, वो जाके यूनिवर्सिटियों में बड़ी खेप को हमने पकड़ा, क्योंकि हमारा जो कराची है बॉर्डर है वो आपको पता है ट्रांजिट बॉर्डर है। यहाँ पर अफगानिस्तान की और कई ऐसे इस्लामी ममालिक हैं वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की साख दुनिया में ख़राब हो, हिंदुस्तान हमारे ख़िलाफ़ हो, कई हमारे पड़ोसी मुल्क ट्रांजिट मुल्क होने की वजह से हमें ये इन मसाइल का सामना करना पड़ता है कि मंशियात की बड़ी खेप पाकिस्तान में आती है और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाती है और फिर ये हमारी नौजवान नस्ल तबाह होती है। लेकिन हमारे जो 4 बड़े शहर हैं उसमें हमने भरपूर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। और हमें इसमें तभी हुकूमत इसमें अकेली कामयाब नहीं हो सकती जब तक बच्चों के वालिदैन हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। अगर वो हमारे साथ खड़े होंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर हम जुर्मदार हैं। साहब, ये है वो हॉस्पिटल जो आपने अपने हल्के में बनवाया है माँ और बच्चों की मतलब सेफ डिलीवरीज के लिए? ये जी माँ मदर एंड चाइल्ड के नाम पर हॉस्पिटल है। ये सन 2006 में शौकत अजीज उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए। उस टाइम भी मैं शहर का मेयर था। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की करोड़ों रुपए की लैंड थी, जो 80 कनाल लैंड थी, जो हमने हवाले की फेडरल गवर्नमेंट के। और ये 2.25 अरब का मंसूबा था, लेकिन इसको बंद कर दिया उन्होंने। और इसका उस वक्त 60% काम कम्प्लीट था। अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, उस्मान बुज़दार ने मेहरबानी की है, ये 2.25 अरब रुपये का मनसूबा 6.25 अरब रुपये पे चला गया और ये अपने आखिरी मराइल में 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसकी OPD को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 200 बेड का हॉस्पिटल है और माँ और बच्चे का यहाँ पर 100% फ्री इलाज किया जाएगा। 17 ऑपरेशन थिएटर हैं और ये रावलपिंडी का सबसे जदीद अस्पताल होगा। अच्छा, और आपने बताया कि इसमें तकरीबन 2 गवर्नमेंट्स गुजर गई जिसमें इसमें काम नहीं हो सका, तो उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है? लेकिन ये हमारा नुकसान ये हुआ कि ये 2.25 अरब रुपये में जो कंप्लीट होना था, हमारे पास होली फैमिली है, DHQ है और BBH है। और बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे उस गायनी के जो अस्पताल है वहाँ पर एक बेड के ऊपर हमारी शहर की 3-3 बेटियाँ, 3-3 माएँ बच्चों को जन्म देती थी और उनके लिए कोई ऐसा अस्पताल नहीं था। अब ये पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में वाहिद एक ऐसा अस्पताल होगा और अगर जो उस वक्त बन जाता है, जो मेडिकल की जो सहूलतें हैं लोगों को पहले मिल जाती हैं, लोग हमारा पैसा बच जाता है। देखें ना, 2.25 अरब रुपया कहाँ और 6.25 अरब रुपया कहाँ है। 4.25 अरब रुपया इसका बजट एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन बहरहाल अब इसको हमने शुरू किया, 3 साल इसके ऊपर हमने मेहनत की है और अभी शेख रशीद साहब हर संवार इसको विजिट करते हैं। डॉक्टर फैसल साहब इसको विजिट करते हैं, जो हेल्थ के मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हेल्थ वगैरह। और हमने 28 फरवरी इसकी डेडलाइन दी है, 28 फरवरी तक इसको मुकम्मल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आएंगे। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है। क्या मखसूस सहूलियात हैं जिसमें आपने जिक्र किया? ऑपरेशन थिएटर्स हैं, 200 बेड्स हैं, उसके अलावा भी जच्चा बच्चा के लिए कुछ चीज़ें और सहूलियात हैं? जो आज मेडिकल के
जो सहूलतें होती हैं एक माँ बच्चे के अस्पताल में, तमाम तर सहूलतें इस अस्पताल के अंदर हैं। ठीक है, यानी माहिर गायनोकोलॉजिस्ट से लेकर यहाँ पर बिल्कुल, बच्चों हर के किस्म- माहिर डॉक्टर भी हर मौजूद हर होंगे। चीज़ यहाँ पर मौजूद होगी। इसके अलावा भी हमने जो हमारा ये फारा चौक का DHQ का अस्पताल है उसके ऊपर हमने 70-80 करोड़ रुपया लगाया, जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद होगी, बेनज़ीर अस्पताल मरी रोड के ऊपर, वहाँ पर भी हमने 5-6 करोड़ रुपया लगाया। अब हम 35 करोड़ रुपए की लागत से RIU हमारे मुखालफिन का अस्पताल था जो उन्होंने बनाया, हम चाहते ना बनने देते, हमने उसको शुरू करवाया, मुकम्मल करवाया। 35 करोड़ की लागत से वहाँ पर 200 डायलिसिस मशीन का एक सेंटर बना रहे हैं ताकि डायलिसिस के मरीजों का वहाँ पे मुफ्त इलाज हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख राशिद साहब, आज आपके साथ वक्त गुजार के मैं पता चला कि आपके हल्के में क्या क्या डेवलपमेंट के काम हैं जो कि आप कर रहे हैं। सो दुआ यही है कि तरक्याती काम जो है वो किसी भी हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव रुकने नहीं चाहिए और वो जारी रहने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। सो आपसे भी इजाज़त लेंगे ब्रंच टॉक के साथ, और मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ। फराह सादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।